अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ जारी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल मेथड की। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हमने एक्सप्लेन करना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। तो बायोलॉजिकल मेथड आपने 9th के अंदर भी पढ़ा होगा कि वो मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए वो मेथड क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जिस तरह कोरोना है, दिस इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है ना फैल रही है। तो दिस इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है उस तरीक़ों को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। तो ठीक हो गया। तो बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करते हैं हम साइंस के अंदर। साइंस की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई, मैं फिर आपको बताता चलूँ कि साइंस क्या है। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज क्यों है? कि एक सिस्टम के थ्रू क्या होती है, ये नॉलेज हासिल होती है। साइंस वो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हो, और उसके नतीजे में हम हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को क्या करें, गेट करें और उसको ड्रॉ करें, यानी कोई नतीजा निकालें उसके बारे में। तो साइंस ही है। अच्छा, तो क्या है बायोलॉजिकल मेथड? इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद साइंस है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज क्या है? जो सिस्टम से, एक प्रॉपर सिस्टम से हासिल हो। उसके बाद बात करते हैं लाइक अदर साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंस हैव अ सेट मेथोडोलॉजी। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। यानी बायोलॉजी के अंदर कोई भी अगर हम बात करेंगे उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मौजूद होगा। यानी वो किस तरह हासिल की जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। यानी जिसे आप तफ्शीश बोलते हैं, वही चीज़ जो है ना, हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में क्या करते हैं, तफ्शीश करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ता है? ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। कोई भी चीज़ है, पहले आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देखकर आप कोई इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। उस ऑब्जर्वेशन को आप कैसे बनाएंगे? अपने 5 सेंसेस से, यानी अकल और शऊर से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके क्या बनाएंगे? ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है? ऑब्जर्वेशन बेसिकली एक मुशाहिदा है जो किसी भी चीज़ के बारे में आपके जहन में आता है। यानी ये गिलास पानी का पड़ा है, तो आप अगर गिलास के ऊपर भी बात करें कि वो गिलास क्या है, किस चीज़ का बना है, किस तरह गिलास बन गया, तो ये क्या है? ये एक मेथडोलॉजी है, ये एक ऑब्जर्वेशन है आपकी, जो आपने मुशाहिदा किया, आपको देख के नज़र आई ये चीज़, यार ये इस चीज़ की बनी। इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर हम किसी डिजीज़ की बात करते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन। जिस तरह मलेरिया के बारे में बात किया जाता है कि मलेरिया क्या है, शुरू में कहा जाता था कि गंदे पानी से फैलता है, फिर बाद में पता चला नहीं, ये तो मच्छर से फैलता है। मच्छर के अंदर एक लिक्विड है, एक केमिकल है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो ये क्या है? मुशाहिदा हुआ। अब उस प्लाज्मोडियम को हमने क्या किया? ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर देखा, तो हमें पता चल गया कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो क्या हो गई है? वो सही हो गई, यानी बात ठीक ऐसी है। ऑब्जर्वेशन कभी भी ना तो पूरी करेक्ट हो सकती है, ना तो जो है ना पूरी सही हो सकती है। बाई चांस जो है वो क्या हो सकती है? ऑब्जर्वेशन ठीक हो सकती है। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मलेरिया का पहले क्या हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि जहाँ गंदे इलाके हैं, जहाँ पे सीवरेज का पानी है, वहाँ से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है, यानी गंदा पानी पीने से मलेरिया हो रहा है। लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन गलत साबित होगी जब हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? यानी वो ऑब्जर्वेशन जिसको हम क्या कर सकें। क्वांटिटेटिव, पहले एक की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो है, वो मुशाहिदा है जिसको आप गिन सकते हैं और एक सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं, जिसको आप गिन सकें और एक सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट कर सकें। जिस तरह की मैं बात करता हूँ कि आपके पास 10 के क्या हैं
डिजिट। 10-10 के इस डिजिट को आपने, अगर आप बात करते हैं कि ये कोई स्कोर मैच प्लेयर है, यानी कोई क्रिकेट टीम का प्लेयर है, उसने 10-10 स्कोर किया हर इनिंग में, तो टोटल उसका 4 इनिंग में कितना स्कोर हो गया? 40। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है 4 इनिंग्स के ऊपर कि इसकी 40 जो है वो क्या होगी, इसकी जो है ना क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। यानी उसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए हमने क्या किया कि उसकी इनिंग्स के सारे स्कोर को क्या कर लिया, टोटल कर लिया, उनको कैलकुलेट कर लिया और जो हमारे पास उसकी ऑब्जर्वेशन आ। इस तरह बात करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी को आपने जज करना है कि वो कितनी अच्छी है। किसी भी चीज़ की आपने क्वालिटी को जज करना है वो कितनी अच्छी है। क्वालिटी को हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। क्वालिटी को अभी हम कह सकते हैं कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी है, नहीं, किसी भी क्वालिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम उसे सेंस से कहते हैं कि ये जो है ना बेहतरीन किस्म की जो है ना हमारे लिए साबित हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैव एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव मोर एक्यूरेट होती है देन क्वालिटी से। यानी हम बायोलॉजी के अंदर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि इट कैन बी काउंटेबल, वो काउंटेबल होती है और हमें एक प्रॉपर रिजल्ट देती है। तो क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव पर सबकत लेती है। उसके बाद बात करते हैं हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड। ऑब्जर्वेशन को कैसे बनाया जाता है? 5 सेंस से, विजन देखने से, टेस्ट से, हेयरिंग सुनने से, स्मेल से सूंघने से, और टच महसूस करने से। तो ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस को यूज़ करके जो है ना बनाई जाती है। और इसमें हम क्या करते हैं, अक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने किसी फील्ड के अंदर कितना जो है ना वक्त गुजारा है, आपको उसका तजर्बा होता है, उस तजर्बे के लिहाज से भी आप ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, मेड करते हैं। उसके बाद है हाइपोथेसिस। अब जब तमाम तरह की ऑब्जर्वेशन, हमने तमाम तरह के मुशाहिदा कर लिया, अब हमारी पास बारी है एक फार्मूला निकालने की, एक स्टेटमेंट निकालने की। यानी आपने एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो आपने ऑब्जर्वेशन से निकाली है। ऑब्जर्वेशन का मैंने बताया ना कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन वो चीज़ है जो किसी चीज़ को देख के आप इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को गेट करके एक स्टेटमेंट बनानी है। उस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में गुजारना है। आया वो जो स्टेटमेंट हमने ऑब्जर्वेशन से बनाई वो ठीक है या नहीं। अच्छा, तो हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्वर जो के मुशाहिदा करने वाला होता है, ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट। नाउ कमिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्या है? ऑब्जर्वर जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक जनरल स्टेटमेंट बनाता है। स्टेटमेंट बना के क्या करता है, उस स्टेटमेंट को बना के एक्सपेरिमेंट में गुजारता है। अब जो स्टेटमेंट जो हमारे पास बनी है ऑब्जर्वेशन से, उस स्टेटमेंट का नाम है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? हाइपोथेसिस जो भी हमारे पास बनी है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास टेस्टेबल होनी चाहिए। यानी हाइपोथेसिस ऐसी हो जिसको हम टेस्ट कर सकें और हमें वो नतीजा मिल सके। आपको एक मिसाल देता हूँ, जितना मैंने अभी मलेरिया की बात की। मलेरिया में क्या है कि मलेरिया जो है गंदे पानी से फैल रहा है, पहली हमारी ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस, ये फिर उससे हमने हाइपोथेसिस बना ली कि गंदे इलाके वाले में जो लोग रहते हैं वहाँ पर मलेरिया हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसी से एक हाइपोथेसिस भी बनाई। लेकिन क्या हुआ, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वो क्या होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन गलत होगी। किस तरह गलत हुई कि हमने देखा कि वो एक मच्छर जहाँ पर गंदगी है वहाँ से मच्छर राइज हो रहे हैं और उस मच्छर के पेट के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। जब वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, इंसान को काटता है, तो वो प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में आ जाता है। तो अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाई, जो एक्यूरेट हाइपोथेसिस बनाई, वो क्या है कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। अब ये हमने एक हाइपोथेसिस बना ली। अब इस हाइपोथेसिस को हमने चेक किया इंसान के ब्लड
ब्लड के अंदर कि आया प्लाज्मोडियम मौजूद है, जो पहले हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि जो है ना ब्लड के अंदर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से फैल रहा है, तो वो हमने चेक कर लिया, इंसान के ब्लड के अंदर वो प्लाज्मोडियम मिल गया, तो हमने कहा ये हाइपोथेसिस ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। हाइपोथेसिस को किन बेसिस पे बनाया जाता है? दो बेसिस पे बनाया जाता है, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक इंडक्टिव रीजनिंग। यानी हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस को कैसे फ्रेम किया जाता है। तो दो बड़ी स्टेटमेंट हमारे पास, दो बड़ी रीजनिंग है, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक इंडक्टिव रीजनिंग। इन दो चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट लेते हैं जो क्या हो, जनरल हो, और उस स्टेटमेंट्स के जरिए जो एक जनरल स्टेटमेंट हो उस पर चलते हुए हम किस चीज़ पे पहुंच जाए, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ पे पहुंच जाए। यानी डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जब हम मूव करते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। क्या करते हैं? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। क्या है इसकी एग्जांपल में देखते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग, बहुत गौर से सुनना है। ऑल बर्ड्स हैव विंग, तमाम परिंदों के पास क्या है? पर हैं। जितने भी परिंदे हैं उन तमाम के पास क्या है? पर है। ये एक जनरल बात होगी, एक जनरल बात है ना, कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के पास, बर्ड्स के लिए ज़रूरी है उनके पास क्या हो? विंग्स हों। अगली बात करते हैं, स्पैरो इज अ बर्ड। चिड़िया क्या है? स्पैरो क्या है? एक परिंदा है। सो स्पैरो हैव विंग, तो उस चिड़िया के पास क्या है? पर है। पहले हमने बात की कि बर्ड्स के पास क्या है? पर है। अब हम उन तमाम बर्ड में से एक बर्ड की बात कर रहे हैं, उस बर्ड का नाम क्या है? स्पैरो। जब हम स्पैरो की बात करते हैं तो स्पैरो भी तो एक परिंदा है, तो उसके पास क्या है? पर है। हमने पहले बात की जनरल, तमाम बर्ड की बात की, तो ये एक जनरल हो गया। जब हमने एक स्पैरो की बात की तो वो क्या है? स्पेसिफिक हो गया। तो इस तरह हम डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक इफ देन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू फ्रेम टेस्टेबल हाइपोथेसिस। तो जो डिडक्टिव लॉजिक होती है उसकी उससे जो हाइपोथेसिस बनती है उसको टेस्टेबल होना चाहिए। इफ और देन का मतलब है सही हो या गलत। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब ये कहाँ से मूव कर रही है? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रही है। यानी इसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसको जनरल की तरफ लेके आएंगे, यानी ओवरऑल की बात करेंगे। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एक ख़ास चीज़ से एक आम चीज़ की तरफ जाना। इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्पैरो हैव विंग्स, स्पैरो हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि स्पैरो क्या है? उसके पास पर है। चिड़िया के पास क्या है? पर है। एंड आर बर्ड्स, और वो एक परिंदा है। चिड़िया के पास क्या है? पर है और वो एक परिंदा है। हॉक, क्रो आर बर्ड्स। हॉक, क्रो भी क्या है? बर्ड्स हैं। देन वी इंड्यूस दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बर्ड्स हैं तो इनके पास भी विंग्स होंगे। क्या होंगे? हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं? इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एक ख़ास चीज़ से हम किसके पास पहुंच रहे हैं? एक आम चीज़ के पास। अब ये देखें, स्पैरो क्या है? एक बर्ड है। इसने बात की है एक बर्ड की, जबकि हम यहाँ देखें हॉक और क्रो ये भी बर्ड हैं। उसने कहा स्पैरो के पास क्या है? विंग है। हमने कहा हॉक और क्रो ये भी बर्ड्स हैं, तो इनके पास भी क्या होना चाहिए? विंग्स होने चाहिए। ये पहले एक परिंदे की बात कर रहे थे, अब यहाँ हम दो से और मल्टीपल परिंदों की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक हो गया और ये क्या हो गया? जनरल बात होगी। ठीक है। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। तो होप सो डियर स्टूडेंट आपको ये इस बात की समझ आई होगी। तो
तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट सेकंड में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।